नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर मॉर्निंग। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इस्तीफा नहीं देने पर राज्यपाल ने ममता सरकार को किया बर्खास्त, नई पार्टी को सरकार बनाने का आमंत्रण। झारखंड में मौसम का ऑरेंज अलर्ट, कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार। इंस्टाग्राम की नई नीति से बढ़ी चिंता, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन खत्म होने पर उठे सवाल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून को पहली उड़ान, इंडिगो ने शुरू की टिकट की बिक्री। धनबाद में कोयला चोरी पर बड़ा प्रहार, अवैध कोयला लदा ट्रक सहित चालक गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम पश्चिम बंगाल की करेंगे, जहां विधानसभा का कार्यकाल खत्म होते ही राज्यपाल ने पूरी कैबिनेट को भंग कर दिया। जी हां, इसके साथ ही ममता बनर्जी अब मुख्यमंत्री नहीं रही। गुरुवार यानी 7 मई को राज्यपाल RN रवि ने राज्य विधानसभा को भंग करने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया। कोलकाता गजट में प्रकाशित इस नोटिफिकेशन के बाद ममता बनर्जी की सरकार संवैधानिक रूप से खत्म हो गई है। राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 174 की धारा 2 के उपखंड B द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 मई 2026 से विधानसभा को भंग किया जाता है। संवैधानिक विशेषज्ञों के अनुसार अनुच्छेद 172 के तहत किसी भी विधानसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से अधिकतम 5 वर्ष का होता है। 17वीं बंगाल विधानसभा की मियाद 7 मई की आधी रात को स्वतः समाप्त हो रही थी। सामान्य परिस्थितियों में मुख्यमंत्री हार के बाद इस्तीफा देते हैं और नई सरकार के गठन तक केयर टेकर यानी कार्यवाहक के रूप में कार्य करते हैं, परंतु ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने के अडिग फैसले ने राज्य को एक जटिल मोड़ पर खड़ा कर दिया था। ऐसे में राज्यपाल ने अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए सदन को भंग कर दिया, जिससे अब ममता बनर्जी तकनीकी रूप से मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का नैतिक और कानूनी अधिकार खो चुकी है। इससे पहले ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते सियासी खींचातान जारी थी। इसके बावजूद राज्यपाल ने संवैधानिक प्रक्रिया अपनाते हुए कैबिनेट और विधानसभा को भंग कर दिया। ममता बनर्जी 2011 से लगातार सत्ता में थी और 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके। उनका कार्यकाल विवादों, हिंसा और विकास योजनाओं के मिश्रण के लिए जाना जाता। अब सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य में नई सरकार का गठन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। अब हम बात करेंगे मौसम की। आपको बता दें कि इन दिनों मौसम का जो रुख है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में शुक्रवार को गरज चमक के साथ तेज बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना जताई है। दरअसल विभाग की ओर से 9 और 10 मई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने और भारी बारिश होने की आशंका भी व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के अनुसार रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर और संथाल परगना क्षेत्र के जिलों में मौसम का असर अधिक देखने को मिल सकता है। कई जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। विशेषज्ञों ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचने को कहा गया। किसानों को भी फसल और पशुओं की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम करने की सलाह दी गई। अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों से राज्य में लगातार मौसम बदल रहा है। कहीं तेज धूप तो कहीं अचानक बारिश और आंधी से लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण यह स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अब बात करेंगे हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम की। जी हां, इंस्टाग्राम की प्राइवेसी नीति में बड़े बदलाव को लेकर दुनिया भर के यूजर्स में चिंता बढ़ गई है। आपको बता दें कि मेटा के नए फैसले के अनुसार 8 मई 2026 से इंस्टाग्राम पर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन सुविधा समाप्त की जा रही है।
इस बदलाव के बाद यूजर्स के निजी संदेशों और डेटा सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल उठने लगे। दरअसल अब तक एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की मदद से यूजर्स की चैट केवल भेजने और प्राप्त करने वाले व्यक्ति तक सीमित रहती थी, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद डेटा मॉनिटरिंग और सुरक्षा एजेंसियों की पहुंच बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इसे यूजर्स की निजी बातचीत और संवेदनशील जानकारी के दुरुपयोग का खतरा बढ़ सकता है। मेटा की ओर से कहा गया है कि यह कदम प्लेटफॉर्म पर बढ़ते साइबर अपराध, फर्जी गतिविधियों और ऑनलाइन धोखाधड़ी पर नियंत्रण के लिए उठाया गया। हालांकि डिजिटल अधिकार संगठनों और प्राइवेसी एक्टिविस्टों ने इस फैसले की आलोचना की है। उनका कहना है कि इससे करोड़ों यूजर्स की डिजिटल निजता प्रभावित होगी। कुल मिलाकर बात करें तो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पर यह जो नया बदलाव है, इससे कहीं ना कहीं यूजर्स के बीच चिंता बढ़ गई है और लगातार लोग मेटा पर सवाल उठा रहे हैं। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर नोएडा से आई है। आपको बता दें कि देश के बहुप्रतीक्षित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल फ्लाइट 15 जून को उड़ान भरने की तैयारी में। जी हां, इस ऐतिहासिक शुरुआत को लेकर यात्रियों और विमानन क्षेत्र में काफी उत्साह देखा जा रहा है। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने शुक्रवार से टिकटों की बिक्री भी शुरू कर दी है, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि शुरुआती चरण में एयरपोर्ट से देश के प्रमुख शहरों के लिए उड़ान सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर के यात्रियों के लिए बड़ा विकल्प साबित होगा। इससे क्षेत्र में रोजगार, व्यापार और पर्यटन को भी नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देश के सबसे आधुनिक एयरपोर्ट्स में शामिल किया जा रहा है। यहाँ यात्री को तेज चेक इन, डिजिटल सुविधाएं और बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। प्रशासन और एयरपोर्ट प्रबंधन ने पहली उड़ान की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। अब बात हम धनबाद की करेंगे, जहां अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। दरअसल गुरुवार को बागमारा थाना क्षेत्र के माटीगढ़ा डेम कॉलोनी स्थित एलपीजी गैस गोदाम के पास एक संयुक्त छापेमारी में भारी मात्रा में अवैध कोयला लदा एक ट्रक और एक मिनी हाईवा जब्त किया गया। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर बीसीसीएल प्रबंधन, बागमारा पुलिस और सीआईएसएफ की संयुक्त टीम द्वारा की गई। टीम जैसे ही मौके पर पहुंची, गैस गोदाम के समीप सड़क मार्ग पर संदिग्ध वाहनों में हड़कंप मच गया। पुलिस और सीआईएसएफ की टीम को देखकर वाहनों के चालकों ने भागने का प्रयास किया। इस दौरान मिनी हाईवा के चालक को सुरक्षा बलों ने खदेड़कर पकड़ लिया। सीआईएसएफ ने आरोपी चालक को तत्काल बागमारा पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं दूसरी ओर ट्रक का चालक मौके से फरार होने में सफल रहा। भागने के क्रम में कोयला लदा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक गहरे गड्ढे में जा फंसा। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और उसे गड्ढे से बाहर निकालने के लिए क्रेन मशीन की मदद ली जा रही है। देवघर से बात करेंगे अगली खबर। जी हां, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने डीजल, घरेलू गैस सिलेंडर और जरूरी सामानों की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेताओं ने कहा कि महंगाई की मार से आम लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा, जबकि छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। झामुमो ने सरकार से जल्द कार्रवाई और कहीं न कहीं दामों में नियंत्रण करने की मांग की है, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। उससे बढ़ती महंगाई और उससे भी बड़ी बात है कि इस महंगाई पर लगाम कसने में नाकाम हो रही भाजपा सरकार के अंदर की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो सरकार अस्तित्व में ही आया था, जो सत्तासीन इस मुद्दे पर लेकर हुआ था कि हम 35 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, 300 रुपये में 35 रुपये में डीजल देंगे, 300 रुपये में हम गैस देंगे। आज किल्लत हो गई है देश में। आज शादियां लोगों को टालनी पड़ रही है। आज ठेला और खोमचा पर धंधा करने वाले लोग अपने धंधे को बंद कर रहे हैं। 200-250 रुपये के मजदूरी कमाने वाले लोगों की जिंदगी में बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा है और इनको ऐसे मुद्दों से कोई सरोकार। रुख अब हजारीबाग का करेंगे, जहां कानून व्यवस्था और मजबूत बनाने के लिए पुलिस विभाग ने नई गश्ती गाड़ियों को शामिल कर लिया। जी हां,
पुलिस केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में एसपी अमन कुमार ने नई वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एसपी ने कहा कि इन गाड़ियों के जरिए शहरी और ग्रामीण इलाकों में गश्त तेज होगी और इमरजेंसी हेल्पलाइन 112 से जुड़ी सेवाओं में तेजी आएगी। उन्होंने अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा और नशाखोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की बात कही। कार्यक्रम में जिले के कई वरीय पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सभी जिलों में पेट्रोलिंग के लिए बाइक्स दिए गए थे। पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा जो अलॉट किए गए थे वो बाइक्स यहाँ पे भी आए थे। कई सारे बाइक पूर्व में डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं और 42 बाइक नए आए थे जिनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था। उनका डिस्ट्रीब्यूशन और पुराने बाइक्स का भी रीडिस्ट्रीब्यूशन कुछ किया गया है, जिसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं शहर के थानों को और जहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन या पॉपुलेशन बहुत घना है वहाँ के थानों को, ताकि वहाँ पर पेट्रोलिंग हम लोग बाइक से भी कर सकें। सैट भी जो है हमारे पास CCR में, उसको भी अलग से नई बाइक्स जो हैं वो दी गई हैं और पुरानी बाइक्स जो हैं उनको रिप्लेस किया गया है। इसका पर्पस पूरा ये है कि हॉट स्पॉट्स को हम लोग कवर करें, जहाँ अड्डेबाजी होती है, जहाँ परेशानी होती है, जहाँ आम नागरिक ज़्यादा डेंसिटी में रहते हैं, वहाँ पर बाइक्स की पेट्रोलिंग हम लोग करें। और 4 व्हीलर्स से पेट्रोलिंग ऑलरेडी हो रही है, लेकिन बाइक्स की पेट्रोलिंग वहाँ पर हम लोग बढ़ाएं। तो आज सभी बाइक्स को यहाँ से रवाना किया गया है और ये विभिन्न थाना क्षेत्रों में अलग अलग नंबर्स में बाइक अलॉट किए गए हैं और शहरी क्षेत्रों में भी अलॉट किए गए हैं, थानों को भी और CCR को भी। वो वहाँ पर अब नियमित रूप से जो है गश्त के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। बात एक बार फिर देवघर की करेंगे, जहां जनगणना अभियान को लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने स्व जनगणना प्रक्रिया में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनगणना संविधान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और हर 10 वर्ष में कराई जाती है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसमें देरी हुई। उन्होंने बताया कि पहले चरण में घरों और सुविधाओं की गणना होगी, जबकि दूसरे चरण में 1931 के बाद पहली बार जातिगत आंकड़े जुटाए जाएंगे। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार ने ऐप आधारित प्रणाली से जनगणना को बेहद आसान और डिजिटल बना दिया है। कोरोना के कारण भारत में भी जनगणना नहीं हुई। आज भारत सरकार ने जनगणना स्टार्ट की और जनगणना का जो अभी आपने सुना, जनगणना के 2 फेज़ हैं। पहला फेज़ ये है कि घरों की गिनती, कि बेसिकली कितने घर हैं और किस प्रकार के घर, सीमेंट के हैं कि पक्के हैं कि झोपड़ी में रहते हैं या वो रोड पर रहते हैं, तो उसके घर की जनगणना होगी और घर के आधार पर होगा कि वहाँ किस तरह की सुविधाएं हैं उस तरह के। ये फर्स्ट फेज है जो मई से चालू हुआ है और जून में, मिडिल जून में 14-15 जून के आसपास वो ख़त्म होगा। 2011 की जनगणना के लूट थे और जिसमें पैसे की बर्बादी कर दी कांग्रेस ने। फाइनल उसकी जातिगत जनगणना हो तो मुझे लगता है कि 1931 के बाद 2027 लगभग आप समझिए कि 90 साल के आसपास, 90 साल बाद या 95 साल बाद जो है इस देश में जातिगत जनगणना। मिरर मॉर्निंग में अभी के लिए इतना ही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।